नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उत्तर प्रदेश के वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जीएस का मॉक टेस्ट शुरू किया था और वो 7-8 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोगों का हिंदी का सेशन चलेगा। हिंदी का टेस्ट 1 लेके आए हैं हम लोग। इसमें 50 प्रश्न टोटल समाहित किए गए हैं। आप हिंदी का मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि हिंदी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो है सिलेक्शन लाने के लिए। यह टेस्ट पेपर जो है बीईओ 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है वो छात्र भी ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि बीईओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी हिंदी के टोटल सिलेबस जो है समाहित किए गए हैं। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो देखिए, सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना जो है ये अधिसूचना में दिया जाता है। किसमें? अधिसूचना में। कार्यालय आदेश क्या है? तो जिसमें कार्यालय के आदेश को प्रसारित किया जाता है वो कार्यालय आदेश है। परिपत्र, परिपत्र जो है यह पत्रों के माध्यम से सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जाता है, प्रसारित किया जाता है परिपत्र के माध्यम से, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो, देखिए पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल में लिखा गया था। अच्छा, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक चंद्र बरदाई, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। नेक्स्ट है, गौ शब्द का वचन बताइए, पहचानिए। गौ कौन सा वचन है? देखिए, गौ शब्द जो है यह एक वचन है, एक वचन। इसके बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन जो होगा वो होंगे गौवें। गौवें जो है वो बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी की वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन जितने हैं वो हैं 33। 33 व्यंजन टोटल हिंदी वर्णमाला में हैं। 25 जो है क से लेके, अगर आप कैलकुलेट करेंगे क से लेके प तक जो आता है हम लोगों का वर्ग, उसमें 25 आते हैं। टोटल 25 आएंगे। और उसके बाद य र ल व वाला जो है, य र ल व मिला के ये 4 हो जाएंगे। और 4 होते हैं स, ख, स, ह। जो स होता है, ख, फिर उसके बाद स, फिर ह, ये 4 होते हैं। तो टोटल 4 4 और 8, उसके बाद 25, टोटल 33 होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए, पहला है दैहिक। दैहिक, दैहिक जो है यह सही है। दूसरा जो है नौकरी। नौकरी देखिए ये गलत है। नौकरी न होके क्या होगा? यह होगा नौकरी। यही हम लोगों का अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तीसरा प्रौढ़ और चौथा जो है पौरुष, यह भी सही लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सी वर्तनी ठीक है? इसमें से किसकी वर्तनी ठीक है बताया गया है। कई बार परीक्षा में आ चुका है रचयिता। रचयिता से कई बार प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग बताइए। तो सही जवाब जो होगा इसका रचयिता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, ये गायक में जो है जो संधि विच्छेद होगा गौ धन अक होगा, अर्थात सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसमें जो है अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि। चलिए नेक्स्ट है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, नाविक का जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा नव धन इक। अच्छा, इसमें जो औ है, औ को जब आप ई से मिलाएंगे तो यह क्या बनता है? यह आव बनता है, आव। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, आमरण में कौन सा समास है? किसमें? आमरण में। देखिए, आमरण जो है, आमरण का सबसे पहले अर्थ आप निकालिए। देखिए, हिंदी पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक आपको बता दें, हिंदी तैयार करने की या किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर तैयार करना हो, सबसे ज़्यादा आप वर्ड मीनिंग पे कमांड रखिए। वर्ड मीनिंग अगर आपकी तैयार है तो सबसे ज़्यादा कमांड आपकी उस लैंग्वेज पे हो जाएगी। आमरण का शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो क्या होगा? मरण तक। मरण तक अर्थात जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, आमरण। आमरण जो है यह अव्ययी भाव समास है।
क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास का जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से पहला पद जो है समास का वह अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? देखिए इसमें जो विद्याभ्यास शब्द है इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो इसमें है क्या? तो इसमें तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष। और बाकी सब जो है वो कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है उपसर्ग, वह शब्दांश है जो, उपसर्ग कौन सा शब्दांश है जिसे कहाँ प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग वह शब्दांश होता है जिसे शब्द के पहले लगाया जाता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए, सी सही जवाब होगा। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है। देखिए अगर हिंदी का आप लोगों को लेक्चर चाहिए, टोटल चैप्टर को पढ़ाया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ टेस्ट पेपर लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं न कहीं से पढ़े होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ चैप्टर आपको पढ़ाने आवश्यक हैं तो आप लोग बताइएगा, उसे ज़रूर कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार, देखिए उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? उपसर्ग का मतलब हुआ पहले लगा है। तो अलंकार में पहले क्या लगा है? तो अलम, अलम लग के अलंकार बना है। तो इसमें जो होगा क्या होगा? अलम, अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि प्रत्यय क्या था? प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं। अच्छा, ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी अर्थात इनके कोई अर्थ नहीं होते, ये बस लग के जब शब्द में लगते हैं तब ये अर्थ जनरेट करते हैं प्रत्यय। तो ये बाद में लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, तो ये शब्दांश के रूप में जाने जाते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम इसमें से कौन सा है? देखिए तत्सम इसमें जो है वो है अंश। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। अब देखिए आप ये ध्यान दीजिए, बड़े स के शब्द हमेशा आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेंगे। छोटे स जो है वो ज़्यादातर आपको तद्भव में देखने के मिलेंगे, लेकिन बड़े स आप अगर ऐसे ऑप्शन मिलता है आपको तो वहाँ आप आंख बंद करके बड़े स की तरफ जाइए। चलिए नेक्स्ट है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहे जाएंगे? देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने देखा संस्कृत और प्राकृत से अगर विकृत होकर कोई शब्द आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं, तत्सम शब्द। देशज शब्द कौन है? जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चला, अर्थात ये अपने लोकल एरिया क्षेत्र में चलते हैं शब्द, उन्हें देशज कहते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत या प्राकृत से आए तो हैं लेकिन तोड़ मरोड़ के आए हैं। कैसे तोड़ मरोड़ के आए हैं? उन्हें जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। और विदेशी शब्द जो विदेशी लैंग्वेज से उठाए गए सीधे शब्द हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं, देखिए गेहूं का जो तत्सम शब्द है वो है गोधूम। गोधूम जो है वो गेहूं का तत्सम शब्द है। अन्य देखते हैं गृध। गृध का जो है ये इसका तद्भव क्या हुआ? ये गिद्ध का जो है ये तद्भव शब्द, ये तत्सम है, गिद्ध जो है तद्भव है। गो किसे कहा जाता है? गो एक तत्सम शब्द है जो गाय को कहा जाता है। किसको? गाय को। और वहीं अगर ग्रंथि की बात की जाए तो ग्रंथि का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा गांठ। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब हमें तद्भव बताना है। देखिए इसमें से जो तीन है, तीन तद्भव है। अच्छा, तीन का जो है तत्सम क्या होता है? तो तीन का जो तत्सम होता है उसे त्रीणी बोला जाता है। त्रीणी। नग्न, नग्न जो है ये नंगा को कहा जाता है। नंगा जो मतलब ये मैं लिख रहा हूँ ये अब तद्भव है, दिए हुए शब्द तत्सम है। और भ्रमर जो है, भ्रमर ये भी तत्सम है, इसे भौरे को बोला जाता है। भौरा तद्भव है। और जल जो है, जल तो आप लोगों को पता है, जल नीर या पानी। निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए इसमें आकाश जो है, आकाश शब्द संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा जो क्रिया से बनती है, भाववाचक।
तो उसे थकावट कहेंगे। कौन सी? थकावट शब्द आप देखिए, ये भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से बनी है। चलिए नेक्स्ट है उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? उसने पत्र लिखा, उसने का सर्वनाम भेद क्या है? तो देखिए सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। उसमें से एक होता है पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला जो है, पहला कौन सा है? तो पहला उत्तम पुरुष है। कौन सा? उत्तम पुरुष। और अगर दूसरा बात की जाए तो दूसरा मध्यम होता है, मध्यम। और अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमेशा स्वयं व्यक्ति आता है जिसने बात की है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आऊँगा, हमेशा मेरी बात जब मैं होगा, मेरे द्वारा मुझे, तो ये उत्तम में आएगा। मध्यम में तुम्हारे लिए यूज होगा, जब तुम या किसी को इंडिकेट किया जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम, तुमसे, ये सब चीज़ें मध्यम में आएंगी। अन्य में कौन आता है? उसने, उसे, उसको, वे, ये सब अन्य में आते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है? उसने। उसने जो है ये क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट है किस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है? उसे क्या कहा जाता है? एकदम डेफिनेशन है, आप लोग बताइए जल्दी। तो उससे जो है विशेषण कहा जाता है। विशेषण, विशेषण का सीधा सीधा डेफिनेशन यही है ही कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जो विशेषता बतलाता है किसकी? संज्ञा की। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु, धातु कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को। नेक्स्ट है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन शब्दों को क्या कहा जाता है? देखिए जिन शब्दों से लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्ययी कहलाता है। वो शब्द क्या है? अव्ययी कहे जाते हैं। देखिए अव्यय का मतलब ही होता है कि उससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें कौन सा अव्यय प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसमें अव्यय जो है वो धीरे धीरे कौन सा है? तो क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरण्य शब्द का पर्यायवाची, देखिए वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है तो सबसे ज़्यादा कमांड देखिए आपका शब्दों पे कैसे होता है। अरण्य किसे कहा जाता है? अरण्य जो है ये वन को कहा जाता है। किसको? वन, जंगल अर्थात। जिसे और क्या कहा जाता है? कानन भी कहा जाता है, कानन। अब इसमें कौन सा है? तो कांतार। कांतार का मतलब भी होता है वन या जंगल। तो ये हुआ अरण्य का पर्यायवाची। अब इसमें देखिए अगला शब्द जो है कुलीन। कुलीन किसे कहा जाता है? तो ये ज्येष्ठ को बोला जाता है, ज्येष्ठ को कुलीन कहा जाता है। जबकि अगर सस्य की बात की जाए तो सस्य का अर्थ होता है अनाज, अनाज। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कमल ही है। कमल का पर्यायवाची जो है वो सरोज है। देखिए पर्यायवाची में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो देवी देवता के कमल, पानी, जल, इन सब चीज़ों का जो है आप लोग ज़्यादा करके पर्यायवाची याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है। तो कमल का सरोज है। और अगर आप उसमें देखेंगे तो शतदल, अरविंद, नलिन, पंकज, ये सब जो है अन्य कमल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अध का विलोम। अध का विलोम क्या है? अध का विलोम जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा पूर्ण, पूर्ण। और समाप्त और खत्म ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक शब्द हैं, ये विलोम नहीं है। इसके विलोम अगर बात की जाए तो इसका विलोम होता है प्रारंभ, प्रारंभ। देखिए नेक्स्ट है जागृत शब्द का विलोम क्या है? जागृत शब्द का विलोम, देखिए जागृत शब्द का विलोम जो होता है वो होता है सुप्त, सुप्त का विलोम जागृत। अब वहीं आगे अगर बात की जाए निद्रा, तो निद्रा किसे बोलते हैं? तो ये इसका ये जो विलोम होता है वो होता है जागरण, जागरण का विलोम होता है निद्रा। और सुसुप्ति जो है वो जागृति का विलोम होता है। किसका? जागृति। काफ़ी माइन्यूट सा अंतर है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता। उचित शब्द के रिक्त स्थान भरना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसे क्यों होता है।
नेक्स्ट है संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। आशातीत अर्थात क्या हुआ? आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक है तो वो आशातीत है। जबकि वहीं आशान्वित आशा से बधा हुआ, आशा से बधा हुआ के लिए होगा आशान्वित। जबकि प्रत्याशा, प्रत्याशा क्या है? तो की गई आशा, इसमें आशा जो है वो समाहित की गई है कि इसमें आशा की जा रही है, की जा रही है, तो इसीलिए प्रत्याशा कहा जाएगा। नेक्स्ट है जिसके हाथ में चक्र है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके हाथ में चक्र है अर्थात ये किसकी बात की जा रही है? शब्दों में बात किया जाए, अर्थ निकाला जाए तो ये विष्णु की बात की जा रही है, भगवान विष्णु। अब जिसके हाथ में चक्र है, एक शब्द में अगर देखा जाए तो होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी, पाणी का अर्थ जो है वो हाथ होता है, चक्र धारण किए हुए। अच्छा, चक्रधर, चक्र लिए हुए, इसका भी अर्थ विष्णु होता है, लेकिन चक्रधर का अर्थ होता है चक्र को धारण करना। और यहाँ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके सर पे चंद्र विराजमान रहते हैं, तो ये कौन है? ये भगवान शंकर है। तो हम लोगों का जो सही जवाब बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, चक्रपाणी। चलिए नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि जो है भ्रष्ट होना। हम लोग कई बार इसे प्रयोग भी किए। नेक्स्ट देखिए, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। मुहावरा का सही अर्थ क्या है? देखिए, पास में अगर कोई वस्तु रखी है उसे बाहर दूर दूर तक खोजना, यही होता है इसका अर्थ। तो पास में वस्तु रखते हुए चारों ओर खोजना। नेक्स्ट है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? देखिए, यह जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। देखिए, इसमें होता क्या है, प्रायः जब, ज्यों, जहाँ, यद्यपि इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वो कहाँ होता है? तो क्रिया विशेषण में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है यह बताना है। तो इसमें जो मिश्र वाक्य है वो है जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। अच्छा, मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान ये है कि मुख्य प्रधान वाक्य जो है वह पहला स्टेटमेंट प्रधान वाक्य होता है, जबकि बाकी स्टेटमेंट जो होते हैं वो आश्रित होते हैं उसके ऊपर, वही होता है मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट है मैंने विद्यालय जाना है। वाक्यांश में अशुद्ध अंश क्या है? तो ऐसे शब्द हम लोग देख के तुरंत पकड़ लेंगे। मैंने विद्यालय जाना है, तेरे को, मेरे को, ये सब अपने यहाँ की लैंग्वेज है नहीं, तो इसमें अशुद्ध जो है मैंने है। मैंने की जगह क्या होना चाहिए? मुझे होना चाहिए। मुझे विद्यालय जाना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वाच्य जो है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो है कर्तृवाच्य, दूसरा जो है वो है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और अगर बात तीसरे की जाए तो वो है भाववाच्य, भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का परसर्ग इसमें से कौन सा है? तो ने परसर्ग जो है वो कर्ता कारक का परसर्ग है। इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। कर्ता ने कारक को करण से संप्रदान के लिए, ये पूरी की पूरी लाइन आप लोग याद रखिए, उससे ये पूरा सॉल्व होता है। नेक्स्ट है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्यांश में रेखांकित पद में कारक है, अर्थात बहन को पुस्तक देता है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए, संज्ञा के लिए अगर कोई कार्य किया जाए या फिर उसे कुछ दिया जाए तो क्या होता है? तो संप्रदान कारक होता है। क्या होगा? संप्रदान कारक। यहाँ क्या हुआ रहा है? पुस्तक दिया जा रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? पुस्तक दिया जा रहा है। नेक्स्ट है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं?
देखिए टोटल वर्णमाला में जो अक्षर दिए हैं, अपवाद कुछ अगर छोड़ दिए जाएं तो वो ज़्यादातर किस लिंग में होते हैं? तो ये पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में। कुछ अपवाद हैं, वह कौन कौन से हैं? जैसे ई, देखिए ई और एक आता है री, ये तीन जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, बाकी सभी जो है वो पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। तो स्त्रीलिंग जो है वो है शराब, बाकी सभी जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं और विदेशी शब्द हैं। जैसे जवाब जो है ये कहाँ का है? तो ये फारसी शब्द है, फारसी। गुलाब, गुलाब जो है यह अरबी भाषा है, अरबी भाषा का शब्द है। जबकि हिसाब की बात की जाए तो यह भी अरबी भाषा का शब्द है। और तीन के तीनों जो है वो पुल्लिंग हैं, सिर्फ शराब इसमें जो है यह स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो? तो उसे क्या कहा जाता है? तो काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल। अच्छा, काल में ही आप लोग जानते होंगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन कालों में विभाजित किया जाता है। उसी के द्वारा जो है पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। नेक्स्ट है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्यांश में कौन सा विशेषण है? देखिए विशेषण जब किसी गुण की बात की जाए तो गुण विशेषण होता है। गुण में क्या आता है? रंग, भेद, स्वभाव, कल्चर, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, आकार कैसा है, तो ये सब किसके बीच में आता है? गुणवाचक विशेषण। तो राधा इसमें बहुत सुंदर है, सुंदर क्या है? एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है? देखिए अंतर्धान, अंतर्धान जो है यह टोटल सही है, सही लिखा गया है। अनुगृहित, यह भी सही लिखा गया है। आध्यात्म, यह गलत है, आध्यात्म गलत है। अध्यात्म ऐसे न लिख के कैसे लिखा जाएगा? अध्यात्म होगा, अध्यात्म, आप लोग याद रखिए। उसके बाद अधीन, अधीन भी जो है सही है। ये सभी शब्द जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, कन्नड़ का संबंध किस परिवार से संबंधित है? कन्नड़ का संबंध, कन्नड़ भाषा जो है कन्नड़, यह कौन से परिवार से संबंधित है? तो कन्नड़ हम लोगों को पता है ये दक्षिण भारत की भाषा है। तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं होती हैं वो किस परिवार से आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार से आती हैं। और कन्नड़ वैसे जो है वो राजभाषा है कहाँ का? कर्नाटक का, कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात जब से उनका जन्म हुआ वो कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं उसी क्रम में हमें बताना है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगी प्राचीन संस्कृत। देखिए सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आती है, उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर लौकिक संस्कृत आएगी। कौन सी? लौकिक संस्कृत। उसके बाद और आगे चलेंगे तो फिर सौरसेनी आएगी। कौन सी? सौरसेनी। और फिर लास्ट में अगर आएंगे तो होगी पश्चिमी हिंदी। इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो क्या बनेगा? AC और BD बनेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए नेक्स्ट है, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? मास कंजम्पशन का हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो मास कंजम्पशन को व्यापक उपयोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? व्यापक उपयोग। कि जनसंचार को क्या कहा जाता है? इसको देखिए मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, मास कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉयड। देखिए ऐसे शब्दों को आप लोग विशेष ध्यान रखिए क्योंकि ये भाव युक्त होते हैं, अर्थात भाव निकलना चाहिए, एकदम वर्ड की करेक्ट मीनिंग नहीं, भाव निकलना चाहिए। टोटल जो भावार्थ होता है वो बाहर आना चाहिए। तो आई वाज ओवर जॉयड जो है यह मेरा दिल बाग बाग हो गया है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही भाव इसका होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। चलिए इस प्रकार साथियों हम लोगों का 50 प्रश्नों का ये हिंदी का मॉक टेस्ट जो है संपन्न हुआ। आपको कैसा लगा? पहला मॉक टेस्ट था, आप लोग कमेंट करके सुझाव दीजिए, ज़रूर बताइएगा कुछ न कुछ कि आपको कैसा लगा। तब ये जो है सीरीज पूरी तरह से कंटिन्यू रखी जाएगी
और आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे बना रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।